नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान वाला जो भी पोर्शन अपने लैब सेशन में चल रहा था, लास्ट क्लास में हमने ऑसिलेशंस का जो पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट वो हमने पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है वेव्स। आज जो भी हम पढ़ेंगे वो क्या है? वेव्स है, जिन्हें हिंदी में तरंगे कहते हैं। अब तरंगे क्या होती है वैसे तो आपको पता ही है, आप जानते हो, लेकिन और भी एक चीज बता देता हूं। तरंगे जो है किसी भी माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ होता है, किसी भी माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ है किसी बाह्य कारक के कारण या किसी भी मीडियम में जो भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसको हम वेव्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हमने ऑसिलेशन पढ़ा था कि किसी मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वो ऑसिलेशन करने वाला जो वस्तु जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो भी वेव्स क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। तो वेव्स कितने टाइप की होती हैं, किस किस बेसिस पर कितने प्रकार की होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, उस वाली यूनिट में। चलिए, तो वेव्स क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि किसी माध्यम में एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो भी डिस्टरबेंस या विक्षोभ उत्पन्न होता है उसी को हम वेव्स कहते हैं। ठीक है ना। अब वो चाहे साउंड वेव्स हो या जो भी टाइप की हो, तो हर एक वेव में कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसमें क्या करता है? डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, उसी को हम वेव्स कहते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने वेव्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो वेव्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेव्स जो है जिनको हम तरंगे कहते हैं, हिंदी में लहरें या तरंगे कहते हैं। तो तरंगे क्या होती है वो सबसे पहले हम डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होता है? द डिस्टरबेंस created in any medium by any external factor is known as waves। कि किसी बाह्य माध्यम के कारण या किसी बाह्य फैक्टर के कारण या बाह्य कारक के कारण जो भी किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है उसको हम वेव्स कहते हैं। जैसे अब पानी में आपने पत्थर मारा हो तो उससे जो भी सर्कल्स बनते हैं, एन सर्कल्स जितने भी होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो वो कंटिन्यूली अपनी एम्पलीट्यूड जो है बढ़ाता रहता है, पानी जहां तक फैला हुआ होता है, तो वो भी वेव्स है। तो पानी शांत था, आपने पत्थर मार के उसको क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न किया आपने एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। तो वो पत्थर से आपने फोर्स दिया उसको, तो फोर्स की वजह से उसके पार्टिकल डिस्टर्ब हुए या उसके कण जो है वो क्या हुए? डिस्टर्ब हुए। तो उससे जो भी डिस्टरबेंस जो होता है उसी को हम वेव्स कहते हैं। अब वो किस माध्यम में आप विक्षेप कर रहे हैं तो उस हिसाब से अलग अलग प्रकार के इनको तरंगे जो है या वेव्स जो है वो देखने को मिलती है। जैसे ये पानी की बोतल है, अब इसमें पानी शांत है, अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं, जैसे ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स देखे, तो आप पानी को देख रहे हो, इसमें भी कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, तो ये विक्षोभ है। ये शांत था तो उसमें कोई वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। जैसे हमने एक्सटर्नल फैक्टर कुछ अप्लाई किया यहाँ पे, बाह्य बल, तो उस माध्यम में क्या हो गया? कुछ ना कुछ विक्षोभ उत्पन्न हुआ, उसके पार्टिकल डिस्टर्ब हुए कुछ मिला के, तो उसको ही, उस डिस्टर्बेंस को ही हम वेव्स कहते हैं या तरंगे कहते हैं। तो क्या होता है कि किसी माध्यम में किसी बाहरी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ को ही हम क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। अब तरंगे मोस्टली आप इसी रूप में लेते हैं, ये तरंगे है ना। तो बाह्य माध्यम के कारण या किसी बाह्य कारक के कारण किसी माध्यम में, अब वो कोई बाह्य माध्यम भी ले सकते हैं अपन, या कोई वस्तु भी ले सकते हैं, या बाह्य बल के कारण जो भी विक्षोभ किसी माध्यम में उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव्स या तरंगे कहते हैं। अब देखिए और क्या है? अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर परमानेंटली। क्या हो रहा है कि वेव्स जो है क्या होती है? अब जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो कुछ ये भी साउंड वेव्स है, ध्वनि तरंगे है, ये एक डिस्टेंस तक पहुंच रही है। तो क्या जो भी मैं बोल रहा हूं, जहां से भी वो मेरे वोकल कॉर्ड से ये साउंड जो है क्रिएट हो रहा है, तो ये साउंड एनर्जी जो है, किसी भी प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? पार्टिकल्स के थ्रू आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है ना। तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पार्टिकल्स के थ्रू, लेकिन क्या एक्चुअल में मैं वहां तक जा रहा हूं? नहीं जा रहा। मतलब एक्चुअल मैटर जो है वहां तक ट्रांसफर नहीं हो रहा है। उस मैटर की जो भी विक्षोभ जहां पे भी उत्पन्न हो रहा है मेरे वोकल कॉर्ड से, तो वो उन पार्टिकल्स की, जिस भी मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है, उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हुए आगे से आगे एनर्जी क्या कर रही है? वो ट्रांसफर कर रही है। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? वेव ही
कहते हैं। आप वो किसी भी टाइप की वेव्स हो सकती है। क्योंकि तरंग एक विक्षोभ है जो पदार्थ को स्थायी रूप से स्थानांतरित किए बिना ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, स्थानांतरित करती है। क्या करती है, देखो तरंग एक विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, जो कि पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं किसी भी माध्यम के, जो पदार्थ को स्थायी रूप से स्थानांतरित नहीं करता है। पदार्थ वहां पे स्थायी रूप से स्थानांतरित हो सकता है, कुछ पदार्थ हो, लेकिन वो स्थायी रूप से स्थानांतरित के वहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं। स्थायी रूप से स्थानांतरित किए बिना ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है या करती है, उस विक्षोभ को ही तरंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है, जैसे वाटर वेव्स है, अभी मैंने बताया आपको, साउंड वेव्स भी बताया, और लाइट वेव्स। अब लाइट हमको कहां से मिलती है, सन से। तो लाइट वेव्स जो है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ये कैसे होती है, ईएम वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे हो गई, पानी में लहरें होगी, ध्वनि तरंगे हो गई, ये सब इसके उदाहरण है। मतलब एक विक्षोभ जो भी किसी भी माध्यम में बाह्य कारक के कारण जब उत्पन्न होता है, तो कितने प्रकार के विक्षोभ हमको मिल सकते हैं, कितने प्रकार की तरंगे या वेव्स हमको देखने को मिल सकती है। जिसमें है वाटर वेव्स हो गई, साउंड वेव्स, लाइट वेव, पानी में जैसे लहरें हो गई या तरंगे हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई या प्रकाश तरंगे हो गई। अब प्रकाश तरंगे कैसी होती है, ईएम वेव्स होती है या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनको संचरित होने के लिए या ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। चलिए वो भी हम ले रहे हैं। अब देखिए ये तो एग्जांपल हो गया, वेव्स आपको पता चल गया, तरंगे क्या होती है कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, डिस्टर्बेंस ही एक तरह से वेव्स है। ये कितने टाइप के हो, एग्जांपल हमने ले लिए, वेव्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, ये एग्जांपल लिए, लेकिन कितने टाइप की हो सकती है। अब किस किस आधार पर, देखो टाइप ऑफ वेव्स ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, मतलब तरंगों के प्रकार ले रहे हैं, और कैसे, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। कभी किसी को माध्यम की, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन ध्वनि तरंगे है, पानी में जो लहरें बन रही है वो तो किसी माध्यम में ही बन रही है ना। तो माध्यम क्या, पानी में लहरें है तो वो क्या बाहर जा सकती है, ऐसा तो जा सकती है, लेकिन पानी की ही लहरें बनेगी, तो एक्चुअल वहां पे मैटर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो मीडियम की जरूरत होती है इनको ट्रैवल करने के लिए। तो देखिए, तो तरंगों के प्रकार क्या है, जिस माध्यम के आधार पर ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक तो है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो मैंने बता दी, उसका उदाहरण क्या है, प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जो लाइट वेव्स होती है, जो सन से मिलती है हमको, ठीक है ना, या प्रकाश तरंगे, ये सारा जो भी प्रकाश हमको मिल रहा है वो, तो ये क्या है, कौन सी तरंगे है, प्रकाश तरंगे है। और ये प्रकाश तरंगे किसके रूप में चलती है, ये जो आगे वाला पोर्शन 12th वाला जो पोर्शन होगा उसमें हम वेव्स वाले चैप्टर, जो लाइट वेव जब करेंगे हम, तो वहां पे हम देखेंगे। तो लाइट वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे। और तरंगे, प्रकाश तरंगे जो है वो वेव फ्रंट्स या तरंगाग्र के रूप में गति करती है, ठीक है ना। चलिए वो वहां पे जब पढ़ेंगे अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मैकेनिकल वेव्स होती है, एक तो यांत्रिक तरंगे होती है और दूसरी होती है विद्युत तरंगे। एक तो कौन सी होती है, यांत्रिक तरंगे, और दूसरी होती है विद्युत तरंगे। देखिए विद्युत तरंगे वो विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, दीज वेव रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। मतलब इन जो भी मैकेनिकल वेव्स होती है, जैसे वाटर वेव्स होगी या साउंड वेव्स होगी, तो इनको किसी ना किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी वेव्स मैकेनिकल वेव्स में आती है। वाटर वेव्स होगी या साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स का टाइप है, इसके उदाहरण है। ये वाटर वेव्स और ये साउंड वेव्स दोनों ही किसके उदाहरण हैं, मैकेनिकल वेव्स के, मतलब यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। यांत्रिक तरंगे कैसी होती है कि इन तरंगों को यात्रा के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता इनको ट्रैवल करने के लिए चाहिए होती है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, लाइट वेव्स जिनको बोलते हैं, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम ना भी हो, चाहे वैक्यूम हो, तो भी वो निर्वात में भी गति कर सकती है या वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकती है। लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स होगी उनको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए। बिना माध्यम के आगे ट्रैवल या यात्रा नहीं कर सकते। तो देखो कैसी वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव्स जो जिनको किसी ना किसी मटेरियल या मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए या
चलने के लिए, मतलब इनको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, या वेव्स इन अ रोप हो गई। अभी मैंने बताया ये दोनों इसके एग्जांपल है, जैसे कि ध्वनि तरंगे हो गई, जल तरंगे हो गई, या रस्सी में तरंगे हो गई। तो ये कैसी तरंगे हैं? मैकेनिकल या यांत्रिक तरंगे हैं। दूसरा कौन सा पार्ट है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये किस आधार पर ले रहे हैं हम? मीडियम रिक्वायरमेंट, मतलब माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ही ले रहे हैं, है ना। और भी दूसरी आधार पर भी लेंगे, जैसे कणों का वाइब्रेशन किस हिसाब से हो रहा है तो उनके हिसाब से भी हम लेंगे, और ऊर्जा का स्थानांतरण के आधार पर भी हम अलग अलग प्रकार की तरंगे लेंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी मैंने बताया प्रकाश तरंगे कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिनको डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम, जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या विद्युत चुंबकीय तरंगों में कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, मतलब विद्युत क्षेत्रीय सदिश, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब संचरण की दिशा, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स तो हो गए वाई में, है ना, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स में संचरित हो रही है तरंगे, और ये हो गया इनके विद्युत क्षेत्रीय सदिश ई, और ये वाली जो चीज है वो जेड में है, जो क्या है? जेड डायरेक्शन में, और ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स बोलते हैं इनको। तो ये जेड डायरेक्शन में रहेंगे, वाइब्रेट करते हैं उसके पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जेड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई डायरेक्शन में, और संचरण की दिशा एक्स। वो एक दूसरे में वैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई एक्स में ही संचरित करेगी, वाई में भी संचरित कर सकते हैं। मतलब इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्रीय सदिश और संचरण की दिशा तीनों हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। और ऐसी तरंगे ये होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। अब ये कैसे प्रोड्यूस्ड होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण ही प्रोड्यूस्ड होती है, मतलब किसी आवेशित कण के कारण ही ये उत्पन्न होती है, ठीक है ना। चलिए, तो वो हम बाद में जब इसका प्रकाश वाले या विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला करेंगे तो उस वक्त है, तो उसमें देखिए, जैसे कि लाइट वेव हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, एक्स रे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। एक्स रे आपको पता ही है, एक्स रे करवाता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है? जिनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, और जिनमें विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। ये अगर संचरण की दिशा है तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र सदिश, और ये विद्युत क्षेत्र सदिश, है ना, ये चीज। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है? जो किसी माध्यम की आवश्यकता जिनको नहीं होती, मतलब इनको यात्रा के लिए या संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश हो गया, रेडियो तरंगे हो गई, या एक्सरे हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसी तरंगे होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता है। और मैकेनिकल में माध्यम की आवश्यकता होती है, या यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनको माध्यम की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे कि वेव हमेशा आप इसी हिसाब से देखते हैं, जैसे मैंने भी ये बनाई है। अब इसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बताया, देखो। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, ये जैसे लिखा हुआ है क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाला जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको ट्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉ। इसको बोलते हैं श्रृंग, ये मैंने पहले भी आपको बताया। और इसको बोलते हैं गर्त। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के मध्य की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। बोले तो वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो ये दो, या तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी ले लो, तो ये वाली दूरी भी क्या हो गई? लैम्बडा। और ये ग्रतों के मध्य की दूरी ये बताई रखी है यहाँ पे, देखो। तो दो ग्रतों के मध्य की दूरी ये भी क्या हो गई? लैम्बडा हो गई। अब देखो वेव कैसे ट्रांसफर होती है और कैसे बनती है? किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। तो जब किसी में पार्टिकल अगर संचरण की दिशा, अब मान लो ऐसे बढ़ रही है, आगे आगे ऐसे बढ़ रही है, लेकिन संचरण की दिशा के लंबवत अगर पार्टिकल्स या कण क्या करते हैं, अगर वाइब्रेट करते हैं या कंपित होते हैं, तो उसे तो हम ट्रांसवर्स वेव्स या क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, इसमें कंप्रेशन रेरफैक्शन, मतलब संपीड़न और प्रसार, संपीड़न प्रसार, जो कि
जिस दिशा में वो आगे बढ़ रही है उसी में ही उसके कण वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये वेव्स तो हो गई ट्रांसवर्स और ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल, जो संचरण की दिशा के लंबवत अगर गति करते हैं या कंपन करते हैं पार्टिकल्स, तो उसको तो हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। और जो जिसमें संचरण की दिशा के अनुदिश ही अगर कण जो है वो कंपित करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब ये किसके आधार पर बता रहा हूं मैं? अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, ये कणों के कंपन के आधार पर, है ना, कणों के कंपन के आधार पर। तो आपको पता चल गया तरंगे क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। किसके आधार पर? मीडियम रिक्वायरमेंट या माध्यम की आवश्यकता के आधार पर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मैकेनिकल वेव, जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस टाइप से मतलब माध्यम की आवश्यकता के आधार पर या मीडियम रिक्वायरमेंट के बेसिस पर दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अभी देखिए हम कौन सा ले रहे हैं? बेस्ड ऑन पार्टिकल मोशन, जो मैंने अभी पीछे बता रहा था। बेस्ड ऑन पार्टिकल मोशन मतलब कणों की गति के आधार पर या कणों के कंपन के आधार पर। कण कैसे गति करता है? तरंगे तो गति कर ही रही है, तरंगे जो उत्पन्न हो रही है, तरंगे किसकी वजह से? विक्षोभ किसमें उत्पन्न होता है? उस माध्यम में, माध्यम के कणों में। तो कण क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं, विक्षोभित हो रहे हैं, या डिस्टर्ब जो हो रहे हैं जितने भी कणों के कारण तरंगे बनती है ना। तो कण जो है विक्षोभित तो हो रही है, हो रहे, डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन वो गति जो संचरण वेव जिस भी डायरेक्शन में आगे जा रही है उसके लंबवत गति कर रहे हैं या उसी के अलोंग गति कर रहे हैं, उसी के डायरेक्शन में। तो उस बेसिस पे आधार पर मतलब पार्टिकल की मोशन या कंपन के आधार पर अगर देखें कण की गति के आधार पर, तो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा, कैसे डायरेक्शन तो ऐसी है, वेव्स तो आगे इस डायरेक्शन में पड़ रही है, लेकिन इसके पार्टिकल देखो कैसे कर रहे हैं, इस मीन पोजीशन के, मतलब इस अगर डायरेक्शन उसकी प्रोपोगेशन या संचरण की दिशा के लंबवत ये क्या कर रहे हैं? उसके कण गति कर रहे हैं या कंपन कर रहे हैं, है ना। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अगर परपेंडिकुलर पार्टिकल जब भी मोशन करते हैं किसी वेव में, है ना, तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। मतलब दोज वेव्स in which particle motion is perpendicular to wave direction या direction of propagation। वेव डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मोशन करते हैं संचरण की, ये संचरण की दिशा है, इसके लंबवत वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, संचरण की दिशा के लंबवत। तो इस प्रकार की जो वेव्स होती है या जो तरंगे होती है उनको ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। मतलब वे तरंगे जिनमें कण गति तरंग दिशा या प्रसार की दिशा के लंबवत होती है। जिस भी प्रसार की दिशा मतलब जिधर भी वो आगे बढ़ रही है उसकी दिशा की क्या होती है? अगर लंबवत होती है कणों की दिशा या कणों का कंपन उसके लंबवत अगर होता है तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे कि प्रकाश तरंगे हो गई या पानी की सतह की लहरें, पानी की सतह पे जो लहरें बनती हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। या प्रकाश तरंगे या लाइट वेव्स या वाटर सरफेस वेव्स जो है वो कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा जो पोर्शन है वो कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसको बोलते हैं? जिसको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। अब इसमें लंबवत हो रहे हैं तो दूसरी वाले में कैसे होंगे? उसके अनुदेश। मतलब मान लो कि ये कोई वेव जैसे आगे ऐसे बढ़ रही है, आगे तो ऐसे बढ़ रही है तरंग संचरण की दिशा, लेकिन उस माध्यम में वो कण जो है उसके कैसे गति कर रहे हैं? उसकी तरंग संचरण की दिशा में ही अगर गति कर रहे हैं तो उसे हम कौन सी तरंग बोलेंगे? जिसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं।
इसमें लंबवत दिख रहा है आपको, और इसमें कण कैसे कर रहे हैं, उस तरंग संचरण की दिशा के अलोंग ही उसके अनुदिशी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जैसे कि अगर इस चीज को, अगर इस डायग्राम को अपने देखे तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न हो रही है। क्या चीज देखने को मिल रही है इसमें, स्प्रिंग देखो हाथ से ये फोर्स दे रहा है ऐसे ऊपर नीचे या जो भी है, तो एक बार जब वो कंप्रेस कर रहा है तो धीरे कंप्रेशन होगा, फिर वापस कंप्रेशन यहां तक पहुंचेगा, फिर वो रेरफेक्ट करेगा, मतलब संपीड़न होगा कहीं पे, वापस रेरफ्रैक्शन मिलेगा मतलब प्रसार देखने को मिलेगा, फिर संपीड़न, फिर प्रसार। तो यहाँ पे क्या है, इसके कण जो है या इस स्प्रिंग को अगर आप देखें तो तरंग ऐसे ही गति कर रही है आगे या फिर पीछे की तरफ, तो ये ही दिशा है तरंग की, या तो इधर या फिर उधर। तो इसी में ये देखो क्या मिल रहा है, संपीड़न भी मिल रहा है और प्रसार भी मिल रहा है, संपीड़न और प्रसार, संपीड़न और प्रसार। तो उस तरंग संचरण की दिशा में ही उसके कण क्या कर रहे हैं, कंपित कर रहे हैं। देखिए संपीड़न हो रहा है फिर वापस, तो वो ऑसिलेशन ये भी कर रहे हैं। देखो संपीड़न, प्रसार, कंप्रेशन, रेरफैक्शन, कंप्रेशन, रेरफैक्शन। तो तरंग संचरण की दिशा में ही अगर कण अगर क्या कर रहे हैं, कंपित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं हो रहे, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। अब वही चीज नीचे देखिए, अब नीचे ये क्या कर रहा है, ऐसे उसको थोड़ा ऐसे, जैसे रस्सी को हम भी ऐसे करें तो वो क्या है, उसमें ऐसे ऐसे कुछ वेव्स बनती है, तो वही वेव्स यहाँ पे, जैसे अगर रस्सी को ऐसे करेंगे तो ऐसे वेव्स बनती है कि नहीं बनती, तो वही वेव्स इधर भी आपको देखने को मिल रही है। अब जब ऐसे होगा तो तरंग संचरण वैसे जा रहा है, लेकिन पार्टिकल देखो ऊपर और नीचे वाइब्रेशन, ऊपर नीचे ऐसे क्या मिल रहा है, वाइब्रेशन। वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है हमको। देखो अब तरंग संचरण, तरंग तो इधर की तरफ जा रही है, लेकिन इसके पार्टिकल देखिए ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ऐसे ही देखने को हमको मिल रहा है ना। तो इस प्रकार की जो तरंगे होती है उन्हें ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे, तो वो भी यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये खुद उसको पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, तरंग तो आगे भेजे जाएगी वो तो, क्योंकि जहां पे भी स्प्रिंग है तो उसी में जाएगी। ये भी मैकेनिकल वेव्स है ना, ये भी कौन सी है, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग है। तो वो ऐसे उसको क्या कर रहा है, तो पार्टिकल्स उसके लंबवत संचरण की दिशा के लंबवत ऐसे ऊपर नीचे क्या करेंगे, कंपित होंगे, गति करेंगे। तो ये वाली जो तरंग है वो ट्रांसवर्स वेव्स है या अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। वही चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो ये नॉर्मल थी, फिर कुछ फोर्स लगा तो यहाँ पे थोड़ा रेरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेरफैक्शन, कंप्रेशन। तो इसमें तो आप बता सकते हो कि तरंग दैर्ध्य कितनी है, क्या है, कौन सा क्रेस्ट है, कौन सा ट्रॉ है। अब इसमें कैसे बताओगे, इसमें क्रेस्ट कौन सा है, ट्रॉ कौन सा। जो संपीड़न हो रहा है वो ट्रॉ है, और जो रेरफैक्शन हो रहा है वो क्या है, क्रेस्ट है, श्रृंग और गर्भ। तो दो संपीड़नों के मध्य की जो दूरी है वो ही तरंग दैर्ध्य होती है, या दो, या यहाँ पे लिख ही रहा है, वैसे भी लिखा हुआ है देखिए, या फिर दो रेरफैक्शन के मध्य की दूरी जो होती है, सॉरी लंबा ले लिया थोड़ा, यहां से ये यहां तक, तो ये भी उसकी तरंग दैर्ध्य हुई। ये वाली भी और ये वाली दोनों ही क्या होगी, सेम होंगी। जैसा यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए कंप्रेशन और यहाँ पे रेरफैक्शन। तो ये हो गई दो कंप्रेशन के बीच की दूरी वेवलेंथ, या फिर दो रेरफैक्शन के बीच की दूरी भी आप ले सकते हो, तो वो भी वेवलेंथ ही होगी या तरंग दैर्ध्य ही होगी। सब में आपको यही चीज, तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स वेव्स। तो कौन सी होती है, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स साउंड वेव्स और वेव्स इन अ स्प्रिंग, इसीलिए मैंने स्प्रिंग वाली ये चीज ली, ध्वनि तरंगे और स्प्रिंग में तरंगे। तो आगे समझ में आ गया होगा आपको कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर आगे चलते हैं। एक और आधार पर कितने प्रकार की होती है बताया था मैंने, तीसरा जो ऊर्जा के आधार पर होता है। चलिए तो देखिए अब हम क्या ले रहे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी ले लेते हैं। चलो वेव्स के जो भी बताया मैंने, वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंप्रेशन, या ट्रॉज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तरंग दैर्ध्य मतलब दो लगातार शिखरों या संपीड़नों, या फिर दो लगातार श्रृंगों अथवा गर्तों, दो लगातार श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की जो दूरी है, इस संपीड़न को मैंने गर्त बोला है और शिखरों को श्रृंग, जो भी श्रृंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जहां पे जो पॉइंट होता है उसको,
श्रृंग, ये आप कह सकते हो, ये श्रृंग है और ये हो गया गर्त हो गया, ठीक है ना। तो दो लगातार शिखरों, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये पहले भी पिछले वाली यूनिट में भी मैं आपको बता चुका हूं। फ्रीक्वेंसी भी देखो, ऑसिलेशन में बहुत बार फ्रीक्वेंसी आई है हमारी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड भी ले सकते हैं। पर सेकेंड तो चलो वो अलग से आ गया, सॉरी, ये तो यूनिट उसकी बता रहा। देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब प्रति सेकंड कंपन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। इसको स्मॉल एन या एफ से डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्मॉल एन से करें, चाहे तो स्मॉल एफ से करें, छोटे एन से। इसकी जो इकाई होती है या यूनिट जो होती है उसको हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज होती है ना। इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट जो है उसकी हर्ट्ज होती है, जो कि पिछले वाली यूनिट में या पिछले चैप्टर में हमने देखी थी। अब टाइम पीरियड भी आपको पता ही है, मतलब वेव जो है ऑसिलेशन से रिलेट करता है ना। जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा तो वो वेव भी प्रोड्यूस करता है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन सर्कुलेशन बताया था मैंने आपको, वही चीजें यहाँ पे। तो वो 1/f होता है, पहले भी ले लिया था हमने। समय अवधि क्या होती है, या आवर्तकाल, समय अवधि बोलो या आवर्तकाल बोलो, टाइम पीरियड। एक कंपन पूरा करने में लगा समय जो है उसको क्या बोलते हैं हम, आवर्तकाल बोलते हैं, जो कि कितना होता है 1/t या फिर 1/n भी ले सकते हो, क्योंकि t फ्रीक्वेंसी को n भी लेते हैं। अब आयाम भी मैंने आपको बता चुका हूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन जो होता है उसी को हम उसका आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको आयाम बोलते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। और वेव वेलोसिटी, देखिए यहां पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि वेव वेलोसिटी क्या होती है। अब देखिए, अगर ये वेव देखे तो ये वेव है ना, तरंग दिख रही है हमको। ये क्या हो गया, देखो ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे क्रेस्ट, और इसको ट्रॉ, ये तो हो गया श्रृंग और ये हो गया गर्त, है ना। श्रृंग और गर्त है, इनके बीच की दूरी जो है, या फिर ये वाली डिस्टेंस भी आप ले सकते हो। ये देखिए, ये भी वेवलेंथ ही है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी तरंग दैर्ध्य। और ये जो हो गया, ये वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसका आयाम या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। तो अब ये वेव जो है आगे ट्रांसफर तो हो ही रही है, उसके कण भी कंपित होंगे, या तो उसके लंबवत संचरण की दिशा के, या उसी की दिशा में कंपित होंगे। तो उसके वेग क्या होगा, अब देखो वेग क्या होता है, या वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी, जिसको हम वेग बोलते हैं, क्या मिलता है हमको, वेग। वेग जो मिलता है हमको या वेलोसिटी, वो होता है दूरी बटा समय, या फिर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देखो, वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेवलेंथ। डिस्प्लेसमेंट बोले तो दूरी, दूरी वेव के लिए क्या होगी, किसकी फॉर्म में होगी, किसके रूप में, तरंग दैर्ध्य के रूप में। तो ये हो गया तरंग दैर्ध्य, और नीचे उसका टाइम पीरियड के उस तरंग दैर्ध्य को या उस वेव को उस तरंग दैर्ध्य तक की दूरी तय करने में जितना भी लगे समय, वो कौन सा होता है, टाइम पीरियड लेते हैं हम उसको, है ना। तो देखो 1/t, अगर यहां से हम देखें तो t इक्वल टू है हमारे पास 1/n, तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/t। तो इस 1/t जो यहाँ पे है, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, v इक्वल टू n लैम्बडा। तो देखो v इक्वल टू को या तो f मैंने बताया, या तो f लो या n लो। तो v इक्वल टू n लैम्बडा, ये वेग होता है किसका, वेव का। तरंग का वेग जो है कितना मिलेगा, तरंग के प्रसार की गति, या जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रसारित हो रही है या संचरित हो रही है, तो उसके लिए वेग क्या मिलेगा, v इक्वल टू f लैम्बडा या n लैम्बडा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी। इससे पहले देखिए हमने क्या लिया था, किसकी, पार्टिकल की मोशन के आधार पर, उनकी गति के आधार पर, है ना। अभी देखो हम क्या ले रहे हैं, बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर। वेव्स किसके बेस पर, बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर, मतलब ऊर्जा स्थानांतरण के आधारित तरंगे। ये भी दो प्रकार की होती हैं, कितनी, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। एक तो होती है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी होती है
स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स भी इनको कहते हैं। मतलब एक तो होती है प्रगामी तरंग और एक होती है अप्रगामी। प्रगामी जो चलती रहती है, अप्रगामी जो चलती तो है लेकिन एक निश्चित दूरी के बीच में ही या निश्चित बिंदुओं के मध्य ही चलती है। तो देखो कितने प्रकार की होती है, तो देखो व्हेन सॉरी waves can be classified based on how energy transferred through the medium. The two main types are, माध्यम के आधार पर ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है, इसके आधार पर अगर देखें तो तरंगों का वर्गीकरण दो मुख्य रूप से किया जा सकता है। मतलब माध्यम में ऊर्जा किस रूप कैसे वो ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऊर्जा के स्थानांतरण के आधार पर अगर हम देखें माध्यम में जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, चाहे साउंड वेव की फॉर्म में या लाइट वेव जैसे भी है, अभी देखो ऊर्जा के आधार पर ऊर्जा तो ट्रांसफर होगी ना या नहीं होगी, डिपेंड करता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे से आगे ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही, तो उस हिसाब से भी कितनी होती है, दो प्रकार की होती है, प्रगामी तरंगे और दूसरी होती है अप्रगामी तरंगे। देखिए पहले कौन सी है, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव कौन सी होती है, अ प्रोग्रेसिव वेव is a wave in which energy continuously travel from one point to another through the medium। तो प्रोग्रेसिव वेव कौन सी होती है, जिसमें प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव, एक ऐसी वेव जिसमें इन विच एनर्जी इज कंटिन्यूसली, मतलब लगातार जो है वो क्या होती है, एक रूप से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर माध्यम में आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है। किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू, जिस भी मीडियम में कोई वेव ट्रैवल कर रही है ना। तो माध्यम में क्या करते हैं, वो आगे से आगे अगर एनर्जी ट्रांसफर करती है, आगे से आगे करती जाती है, तब तो कौन सी होगी, प्रगामी तरंगे, जिसको हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहेंगे। एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर होगी तो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, वो प्रोग्रेसिव नेचर है उसकी, है ना, प्रगामी है वो, है ना। तो ऊर्जा जो अगर आगे से आगे ट्रांसफर कर रही है तो वो कौन सी तरंगे होती है, प्रोग्रेसिव वेव या प्रगामी तरंगे। और दूसरी जो है वो कौन सी है, स्टैंडिंग वेव। लेकिन प्रगामी तरंगे जो है, प्रगतिशील तरंगे या प्रगामी तरंगे वह तरंगे हैं जिसमें ऊर्जा लगातार माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रैवल करती है या यात्रा करती है। मतलब ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती है, मतलब यात्रा बोलो या स्थानांतरित होती है। तो ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं, प्रगामी तरंगे बोलते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, क्या विशेषता है इसकी, अब एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर ले रहे हैं, ये आगे से आगे ट्रांसफर करती है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरे प्लेस पर क्या होगी, एनर्जी जो है ट्रांसफर होती रहेगी। दूसरी क्या है, द वेव मूव्स फॉरवर्ड इन द मीडियम, वेव्स क्या करती है, मीडियम में आगे बढ़ती रहती है ना। और तीसरा क्या है, देखो पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, पार्टिकल्स जो है इसके वो मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, जो कि हर वेव में करते ही, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो चलो हर के लिए होती है, लेकिन ये वाली चीज देखिए, ये वेव जो है फॉरवर्ड इन मीडियम, आगे से आगे चलती रहती है। ईच पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हर एक पार्टिकल उनका क्या करेगा, एसएचएम करेगा, सरलावर्त गति करेगा। फेज ऑफ द पार्टिकल्स चेंजेस कंटिन्यूअसली अलोंग द वेव, जब एक माध्यम में आगे से आगे ऊर्जा अगर वो स्थानांतरित करेगी तो उनका फेज क्या होगा, चेंज होगा, एक ही फेज से नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि जब आगे से आगे ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है तो उनको ऊर्जा में थोड़ी क्या होगी, कमी होगी, डैम्पिंग के कारण। या जो भी कण जो है जब जिस भी माध्यम में पहुंच रहे तो दूसरा कोई ना कोई उसको जरूर उसका ऑसिलेशन कम करने की डैम्प फोर्स में बताया था कि नहीं बताया था, प्रणोदित, है ना वो चीज सॉरी प्रणोदित नहीं, अवमंदित दोलन, तो वही चीज होगी। तो ये आगे से आगे उनका फेज भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब इनकी क्या विशेषता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है और तरंग माध्यम में आगे बढ़ती रहती है। कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं, जो कि करते हैं, और प्रत्येक कण सरल आवर्त की गति करता है। और तरंग के अनुदेश कणों का जो चरण है या कला कोण जो है, कला जो है वो क्या होती है, लगातार बदलती है ना। कणों के अनुदिश, तरंग के अनुदिश कणों का कला जो है, कणों की कला जो है वो लगातार क्या होती है, बदलती रहती है या बदलता रहता है। चलिए, तो ये है ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर या एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर भी दो टाइप की होती है, प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव्स।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो ये ऊर्जा के आधार पर लिया। चलिए अभी देखिए स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है। स्टैंडिंग वेव, अभी तो हमने प्रोग्रेसिव वेव ही ली थी कि आगे से आगे वो ऊर्जा जो ट्रांसफर करती रहती है या लगातार ऊर्जा जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करती रहती है, ऐसी तरंगों तो प्रगामी तरंगे कहते हैं। अब अप्रगामी तरंगे क्या होगी, जिनको स्टैंडिंग वेव्स या अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अब उसमें ऊर्जा आगे से आगे माध्यम में बढ़ती रह रही थी, क्या यहाँ पे ऊर्जा स्थानांतरित होगी? तो देखिए, तो ऐसी वेव स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव अ वेव इन विच एनर्जी नॉट कंटिन्यूसली ट्रैवल नहीं करती, बस एनर्जी इन दो फिक्स पॉइंट के बीच में ही ट्रैवल करती रहती है, ठीक है ना। तो अ वेव इन विच एनर्जी नॉट कंटिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू द मीडियम एंड ट्रैवल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट पे, ये देखिए आप जो नोड दिख रहे हो ना, इन्हीं दो फिक्स्ड बिंदुओं के मध्य ये या पॉइंट्स के मध्य क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। यहां से जैसे एक रस्सी ले ली आपने, अगर रस्सी को बांध दिया आपने, जैसे कपड़े वगैरह सुखाने की जो रस्सी होती है ना, वो भी एक तनी हुई रस्सी होती है, उसमें अगर बीच में से जाके आप इसको अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे या उस पहले वाले सिरे से भी एक बार डिस्टर्ब करोगे तो उसमें कुछ वेव देखने को आपको मिलेगी, लेकिन वो वेव सिर्फ उस रस्सी के अंदर ही ट्रैवल करती है ना। तो ऐसी वेव्स को क्या कहेंगे, जो माध्यम में बस उस रस्सी तक ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और वहीं पे फिर वापस खत्म भी हो जाएगी, लेकिन वो आगे से आगे और एनर्जी जो है आगे से आगे, मतलब एक लिमिटेड डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर रही है, जब तक रस्सी जहां तक है वहां तक, लेकिन इससे आगे जो है वो ऊर्जा कणों को, दूसरे माध्यम के कणों को ज्यादा एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर नहीं करती है। तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो जहां पे ये देखो फिक्स पॉइंट थे, वहां पे जहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है मिनिमम होता है या जीरो होता है, उन पॉइंट्स को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। और जहां पे अधिकतम विस्थापन देखने को मिलता है इन स्टैंडिंग वेव्स के लिए, जो दो बिंदुओं के मध्य ही चलती है, उनको एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी नोड। चलिए अब देखिए, ये होती है स्टैंडिंग वेव, जो क्या करती है, ऊर्जा ट्रांसफर या ऊर्जा का स्थानांतरण आगे से आगे माध्यम में नहीं करती है। प्रगामी कौन सी थी, जो ऊर्जा का आगे से आगे क्या करती है, माध्यम में आगे से आगे ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर करती रहती है, ये नहीं करेगी और दो बिंदुओं के मध्य ही चलेगी। तो एक तरंग जिसमें ऊर्जा लगातार माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा नहीं करती या ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार नहीं करती है, और दो निश्चित बिंदुओं के मध्य ही क्या करती है, ये यात्रा करती है। दो निश्चित बिंदुओं के मध्य ही सिर्फ ये क्या करती है, जो उसमें मैंने बताया आपको, रस्सी के मध्य, है ना, दो रस्सियों के मध्य जो भी वेव्स बनती है, मतलब एक रस्सी के दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में, है ना, उनके बीच में दो निश्चित बिंदुओं के बीच में जो भी ये वेव ट्रैवल करती है, इधर जाएगी फिर यहां से वापस इधर आएगी, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अप्रगामी तरंगे, जो ऊर्जा का कंटिन्यूसली लगातार जो है माध्यम में आगे से आगे ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित नहीं करती है। तो ऐसी तरंगों को हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स क्या है, डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में तरंगों के क्या उदाहरण है। जैसे ओशन वेव्स आपने देखी होगी, समुद्र में जो वेव्स बनती हैं या लहरें बनती है जो समुद्र में। दूसरा साउंड फ्रॉम स्पीकर, स्पीकर से जो भी उनको ध्वनि सुनाई देती है, ये भी वेव्स ही है ना। तीसरा क्या है, लाइट फ्रॉम द सन, सूर्य से जो हमको प्रकाश देखने को मिलता है। और चौथा है वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग, मतलब गिटार के तारों में जो कंपन हमको देखने को मिलता है, गिटार के तारों में जो भी कंपन हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये गिटार के तारों का कंपन। तो ये इसके उदाहरण है कुछ हमारे दैनिक जीवन में। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो अभी तो ये हमने तरंगों के प्रकार ले लिए। सबसे पहले तो हमने क्या ली थी, तरंग ली थी हमने, वेव क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किसके आधार पर ली थी, सबसे पहले हमने माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, मीडियम रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, फिर हमने कणों के क्या बोलते हैं मोशन के आधार पर या पार्टिकल के वाइब्रेशन या कंपन के आधार पर, है ना, कण की गति के आधार पर ले ली हमने दो प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, है ना। फिर इसके आधार पर ले ली, अब फिर इसमें कुछ इंपोर्टेंट, ये तो चलो हमने पहले भी ले लिए थे। उसके बाद हमने क्या ली थी, किसके, ऊर्जा के आधार पर, वो भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्रगामी और
अप्रगामी तरंगे, है ना। और प्रगामी तरंगे क्या होती है और अप्रगामी तरंगे क्या होती है, दोनों हमने पढ़ ली, है ना। प्रगामी जो ऊर्जा का आगे से आगे माध्यम में क्या करती है, निरंतर जो है वो ऊर्जा स्थानांतरित करती रहती है, ट्रांसफर करती रहती है। और अप्रगामी तरंगे जो ऊर्जा लगातार ट्रांसफर नहीं करती है, स्थानांतरित नहीं करती, दो मुख्य या निश्चित बिंदुओं के मध्य ही सिर्फ गति करती है, ऐसे को हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। उनकी विशेषताएं भी हमने ले ली, है ना। और डेली लाइफ में जो भी अपने उदाहरण है तरंगों का वो भी हमने ले लिया, जैसे समुद्र की लहरें होगी, स्पीकर में ध्वनि, सूर्य से प्रकाश, और गिटार के तारों में जो भी कंपन हमको देखने को मिलता है। गिटार वाला मैंने कल भी आपको इससे पहले वाली क्लास में भी उसमें भी मैंने चीज बताई थी आपको। तो देखिए अब इसमें देखो ये स्टैंडिंग वेव्स ही बता रहा है, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव, ठीक है ना, जो आगे माध्यम में नहीं बढ़ती, यानी दो फिक्स बिंदुओं के मध्य ही चलती रहती है। तो जहां मिनिमम होता है या जीरो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है उनको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। और जहां पे अधिकतम विस्थापन देखने को मिलता है उनको हम एंटी नोड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी आगे और भी लेंगे, आगे की क्लास में और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, अगली क्लास में हम और भी इसका आगे वाला पोर्शन और क्या इसमें चीजें हमको देखने को मिल सकती है, प्रगामी तरंगे ऊर्जा कैसे स्थानांतरित करती है और उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज हमको मिल सकती है, वो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।